The story, My Toxic Hubby, is a work of fiction created purely for entertainment purposes by Myth of Hearts. All characters, events, and situations depicted are imaginary and do not intend to resemble any real person, place, or incident. This content may include themes of emotional intensity, complex relationships, and psychological drama. Viewer discretion is advised. We do not promote toxic behavior, abuse, or unhealthy relationships. The story aims to portray emotional journeys and character developments, not to glorify negative traits. All rights reserved to the creator. Unauthorized reproduction or distribution of this content is strictly prohibited. मुंबई, एक सुनसान और बंद पड़ी पुरानी फैक्ट्री के अंदर करीब 40 साल का एक आदमी उल्टा लटका हुआ था। उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसे देख पाना भी मुश्किल था। पूरे शरीर पर गहरे जख्म थे, खून सूख चुका था, लेकिन कुछ बूंदें अब भी नीचे गिर रही थीं, जो वहां की मिट्टी को धीरे धीरे गीला कर रही थी। उसका चेहरा पूरी तरह खून से सना हुआ था और आंखें बंद, जैसे अब उसमें और सहने की हिम्मत नहीं बची हो। उसके आसपास चारों तरफ गार्ड खड़े थे, हर एक के हाथ में लोहे का डंडा, जिन पर अब भी खून के ताज़ा निशान थे। फैक्ट्री की छत से झूलता उसका शरीर हल्के हल्के हवा में हिल रहा था और दर्द से उसके होंठों से कभी कभी एक धीमी कराह निकल रही थी। करीब 10 मिनट बाद उस वीरान खामोशी को तोड़ते हुए फैक्ट्री का बड़ा दरवाज़ा धीरे धीरे खुला। एक ब्लैक कलर की रोल्स रॉयस फैंटम अंदर दाखिल हुई। उसकी चमक और मौजूदगी ही कुछ अलग थी। गाड़ी रुकते ही सारे गार्ड्स ने अपने डंडे एक साथ नीचे कर लिए, जैसे कोई बहुत बड़ा आदमी आ चुका हो। ड्राइवर सीट से एक आदमी उतरा और बिना वक्त गंवाए जाकर पीछे का दरवाज़ा खोला। पीछे की सीट से एक शख्स बाहर निकला, ब्लैक लॉन कोट, ब्रांडेड ब्लैक शूज और होठों के बीच सिगरेट। उसने एक गहरा कश लिया और फिर सिगरेट नीचे गिराकर अपने शूज के नीचे कुचल दी। उसकी चाल में एक ठंडा आत्मविश्वास था, आंखों में बर्फ सी शांति और चेहरे पर ऐसी बेरहम सुकून की जैसे उसे किसी की तकलीफ से कोई फर्क ही न पड़ता हो। वो सीधा उस लटके हुए आदमी के सामने जा खड़ा हुआ, एक नज़र डाली, फिर एक हल्का सा इशारा किया। कुछ ही सेकंड्स में 2 गार्ड्स ने उस आदमी को नीचे उतार लिया और उसे घसीटते हुए उस शख्स के सामने लाकर बिठा दिया। उसने चुटकी बजाए, 2 गार्ड्स तुरंत गर्म पानी से भरी बाल्टी लेकर आए और उसे उसके पूरे शरीर पर उड़ेल दिया। गर्म पानी की जलन से उस आदमी ने एक भयानक चीख मारी और उसी के साथ उसकी आंखें खुल गईं। नजरें जब सामने गईं, तो वहां खड़े शख्स को देख उस लहूलुहान आदमी की आंखें हैरानी से फैल गईं। वो दर्द से कराहता हुआ कांपती आवाज में बोला, माफ कर दो बेटा, गलती हो गई, अब कभी भी मैं। उसके शब्द अभी अधूरे ही थे कि अचानक एक तेज गोली की आवाज पूरे फैक्ट्री में गूंज उठी। सन्नाटा छा गया, उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं और अगले ही पल उसका शरीर ढह गया। सांसें थम चुकी थीं। उसके सामने खड़ा वो शख्स ब्लैक कोट में, ठंडे चेहरे और बर्फीली आंखों वाला, अब भी उसी जगह खड़ा था। उसने अपने हाथ में पकड़ी गन को कैजुअली अपने बगल में खड़े निखिल की तरफ उछाल दी। निखिल, जो उसका असिस्टेंट और ड्राइवर दोनों था, गन को हवा में ही लपक लेता है, बिना एक शब्द बोले। अब वो शख्स पलटा, अपने लॉन कोट को हवा में झटकते हुए दोनों हाथ पैंट की पॉकेट में डाल लिए, गर्दन हल्की टेढ़ी की और तिरछी नजरों से सबको घूरता हुआ सर्द लहजे में बोला, मेरी डिक्शनरी में माफी जैसा कोई वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता। मेरे लिए गलती की सिर्फ एक सजा होती है, मौत। और जिस इंसान का नाम शिवांश राजपूत से जुड़ जाए, उसे सिर्फ मौत ही अलग कर सकती है। शिवांश राजपूत, उम्र 25 साल, 6 फुट 4 इंच की लंबी, दमदार कद काठी, तीखे नैन नक्श, गेहुआ रंग, एम्बर ब्राउन आंखें जो किसी की भी रूह तक झांक सकती थी, पतले होंठ, हल्की दाढ़ी मूछ, शार्प जॉ लाइन और लोहे जैसे सख्त सीने के साथ ब्रॉड शोल्डर्स जो उसे किसी फिल्मी हीरो से भी ज्यादा परफेक्ट बनाते थे। लेकिन रियलिटी ये थी, वो हीरो नहीं, एक विलेन था। एक ऐसा विलेन जिसकी जिंदगी में रहम जैसा कोई वर्ड ही नहीं था। शिवांश ने अपने लंबे कदमों से सीधा कार की तरफ रुख किया। निखिल ने फौरन गेट खोला। वो बिना एक शब्द बोले अंदर बैठ गया। सीट पर जैसे ही उसकी मौजूदगी टिकी, कार ने स्पीड पकड़ ली और फैक्ट्री के बाहर की तरफ निकल गई। और उसके जाते ही बाकी गार्ड्स ने उस लाश पर पेट्रोल छिड़का और अगले ही पल एक माचिस की तिल्ली ने सब खत्म कर दिया। जलती आग की लपटें और उसके बीच धुएं में घुलता एक नाम, शिवांश राजपूत। दोपहर करीब 2 बजे, वर्ल्ड स्क्वायर कॉफी शॉप कैफे के सबसे आखिरी कोने की टेबल पर 2 लड़कियां चुपचाप बैठी थीं। उम्र लगभग 20 से 21 के बीच। चारों तरफ हल्की सी भीड़, कप कप की आवाजें, वेटर्स की आवाजाही, मगर इस टेबल पर सिर्फ सन्नाटा था। दोनों लड़कियों के चेहरे पर गहरी उदासी साफ झलक रही थी, जैसे जिंदगी ने उन्हें कुछ भारी डिसीजंस की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया हो। आंखें कहीं खोई हुई थीं, शायद अपने अपने दर्द में उलझी।
कैफे में मौजूद कुछ लोग बार बार उनकी तरफ देख रहे थे, शायद उनकी खामोशी सबको चुभ रही थी। उनमें से एक लड़की वेदांगी अपने हाथ में कुछ पेपर्स थामे हुए थी। वो बिना पलके झपकाए उन्हें एकटक देखे जा रही थी, जैसे उन कागजों पर ही उसका आने वाला कल लिखा हो। तभी सामने बैठी लड़की ने झटके से वो पेपर्स उससे छीन लिए। तेजी से बोली, बस कर वेदांगी, और कितना सोचेगी? एक बार जो डिसाइड कर लिया, फिर क्यों खुद को टॉर्चर कर रही है? कब तक इस शादी में फंसी रहेगी? हद होती है यार। कहते हुए वो लड़की अर्चना, वेदांगी की बेस्ट फ्रेंड, उसकी आंखों में झांकती है। उसके लहजे में फ्रस्ट्रेशन भी था और कंसर्न भी। वेदांगी ने नजरें ऊपर उठाईं। गोरा चेहरा, तीखे नैन, पतली सी नाक, गुलाबी होंठ और लंबे घने काले बाल। उसका पूरा वजूद जैसे किसी परफेक्ट स्कल्पचर की तरह था। 5 फुट 2 इंच की पतली, ग्रेसफुल और एलिगेंट लड़की। ये 21 साल की वेदांगी थी। अर्चना ने वेदांगी का हाथ थामते हुए नरमी से कहा, यार वेदांगी, तू समझ क्यों नहीं रही है? मैं जो भी कह रही हूँ सिर्फ तेरे भले के लिए कह रही हूँ। जब कोई तुझसे प्यार ही नहीं करता तो ऐसी शादी में बंधे रहने का क्या फायदा? उसने एक सेकंड का पॉज लिया, फिर थोड़ा और सख्त होते हुए बोली, कल को अगर उसे कोई और पसंद आ गई तो वो तुझे बिना सोचे छोड़ देगा। तब क्या करेगी तू? इसलिए कह रही हूँ, मेरी बात मान ले और आज ही उसे डिवोर्स पेपर्स भेज दे। वैसे भी एक शराबी के साथ रहकर तेरा पूरा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। पूरी जिंदगी नर्क बन जाएगी तेरी। इतना कहकर अर्चना चुप हो गई। वेदांगी बस खामोशी से बैठी रही। उसकी आंखों में नमी आ चुकी थी, जिसे वो बिना किसी को दिखाए अपने रुमाल से साफ करने लगी। तभी कैफे में लगे एक टीवी स्क्रीन पर अचानक न्यूज चैनल की आवाज गूंजती है। तो इस साल का हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू बेस्ट परफॉर्मिंग सोर्स का अवार्ड जाता है मिस्टर शिवांश राजपूत को। स्क्रीन पर जैसे ही शिवांश की तस्वीर और नाम फ्लैश होता है, पूरे कैफे में तालियों और सीटियों की गूंज उठती है। बहुत सी लड़कियों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, सिवाय वेदांगी के। उसके चेहरे पर वो खामोश उदासी और गहरी हो गई थी। अर्चना, जो अब तक सिर झुकाकर कुछ सोच रही थी, अचानक स्क्रीन की तरफ देखकर एक्साइटेड हो उठी। ओएमजी यार, क्या बंदा है, बिल्कुल किसी फिल्मी हीरो जैसा। मेरा बस चले तो इसे तो मैं सीधा अपने घर में कैद कर लूं। फिर उसने ड्रीमी एक्सप्रेशन के साथ कहा, इतनी कम उम्र में इतना बड़ा मुकाम, सीरियसली माय हीरो। कहते हुए अर्चना ने मजाकिया अंदाज में शिवांश की बालाएं ली और फिर थू थू करके बोली, तू देख लियो वेदांगी, जिस लड़की से शिवांश राजपूत की शादी होगी वो तो रानी बनकर राज करेगी। ऐसा हस्बैंड हर लड़की डिजर्व करती है, पर उसे हासिल करना हर किसी के नसीब में कहाँ। इतना कहते हुए अर्चना ने ड्रीमी एक्सप्रेशन के साथ थोड़ी पर हाथ टिकाया और सोच में डूब गई। जैसे उसकी आंखों के सामने शिवांश के साथ अपनी शादी का कोई फिल्मी सीन चल रहा हो। लेकिन अचानक उसका हाथ फिसला और वो लगभग अपनी कुर्सी से गिरते गिरते बची। ऊप्स, खुद को संभालते हुए वो हंसते हुए बोली, मेरे दिमाग में कुछ ज्यादा ही सिनेमैटिक चल रहा था। फिर वो सीधी वेदांगी की तरफ देखती है और एकदम सीरियस टोन में कहती है, अरे तू अब तक यहाँ बैठी है, जा ना, सबसे पहले जाकर इन डिवोर्स पेपर्स को उसके मुंह पर दे मार। थोड़ी हिम्मत दिखा गर्ल, वरना पूरी जिंदगी ऐसे ही पिसती रहेगी। इतना कहते हुए अर्चना ने सामने रखे डिवोर्स पेपर्स उठाए और वापस वेदांगी के बैग में रख दिए। वेदांगी अब भी कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप उठी, बैग संभाला और बेमन सी चाल में कैफे से बाहर निकलने लगी। उसकी पीठ की तरफ देखते हुए अर्चना ने फिर हल्के चिढ़े हुए अंदाज में पीछे से चिल्लाया, ऑल द बेस्ट यारा, जीत के आना। अर्चना की बातों पर वेदांगी ने कोई खास रिएक्शन नहीं दिया, ना तो हाँ ना ही ना। शायद उसे खुद भी नहीं पता था कि उसे किस बात पर रिएक्ट करना चाहिए और किस पर नहीं। वो तो बस किसी अदृश्य डर में खोई हुई थी, एक ऐसा डर जो धीरे धीरे उसके अंदर जड़ें जमा चुका था। वेदांगी ने कैफे से बाहर निकलकर एक टैक्सी ली और चुपचाप उसमें बैठ गई, बिना किसी दिशा की तसल्ली, बस निकल जाना चाहती थी। उसकी शादी को अब 1 साल हो चुका था, मगर इस 1 साल में कुछ चुनिंदा करीबियों को छोड़कर दुनिया को ये तक नहीं पता चला कि उसका हस्बैंड कौन है। बाकी लोग बस यही कहते रहे, वो शराबी है, जैसा कि वेदांगी ने खुद ही बताया था। शायद यही वजह थी कि उसकी जिंदगी में कोई जश्न, कोई खुलापन, कोई फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग नहीं बचा था। उसके गले में कपड़ों के अंदर छुपा हुआ एक मंगलसूत्र और माथे पर बालों की लटों में धुंधलाए हुए सिंदूर की हल्की सी लकीर, जो कभी किसी को नजर नहीं आई थी सिवाय अर्चना के। जिस दिन अर्चना की नजर उसके सिंदूर पर पड़ी थी,
उसी दिन वेदांगी को मजबूरन उसे सब कुछ बताना पड़ा। कुछ देर बाद शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग की 80वीं मंजिल पर एक अल्ट्रा लक्स URIOUS ऑफिस मौजूद था। उसके बीचों बीच बना एक आलीशान केबिन, साउंड प्रूफ दीवारें, स्मोकी ग्लास, लेदर इंटीरियर और एक किंग साइज चेयर, जिस पर बैठा था शिवांश राजपूत। वो पूरी तल्लीनता से सामने रखी फाइल्स पर नजरें टिकाए हुए था, हर मूवमेंट, हर पेन स्ट्रोक सटीक और फोकस्ड। तभी ट्रिन ट्रिन कैबिन के दरवाजे पर हल्की सी नॉक हुई। शिवांश ने एक सेकंड के लिए गर्दन उठाए और बगैर सामने देखे सिर्फ इतना कहा, कम इन। दरवाजा खुला और अंदर आया उसका पर्सनल सेक्रेटरी निखिल, हमेशा की तरह एकदम प्रोफेशनल और शांत। निखिल ने सिर झुकाकर कहा, शिवांश सर। उसकी आवाज धीमी जरूर थी लेकिन ठोस। कोई और होता तो शायद कांप जाता, मगर शिवांश जैसे इंसान के सामने डर जैसी चीज का कोई वजूद ही नहीं था। एक गूंजती सी आवाज कमरे में फैल गई, लेकिन उसकी निगाहें अब भी फाइल पर टिकी रहीं। डिस्टर्ब होना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। निखिल ने अपनी जगह संभालते हुए शांत लहजे में कहा, मैडम आए हैं, वेटिंग एरिया में है सर, मेरे पास टाइम नहीं है। शिवांश ने एक ही लाइन में सारा जवाब दे दिया, वही पुरानी, ठंडी और बर्फीली टोन में। कंधा भी नहीं हिला, चेहरा भी नहीं बदला। निखिल ने गर्दन नीचे की और बिना एक शब्द बोले कैबिन से बाहर निकल गया। वो सीधे वेटिंग एरिया की ओर बढ़ा, जहां एक कुर्सी पर बैठी वेदांगी अपने दोनों हाथों को कसकर पकड़े बेचैनी से दरवाजे की तरफ देख रही थी। निखिल वेटिंग एरिया में आया। उसके चेहरे पर हल्की मायूसी थी, आंखों में कुछ अधूरा सा अफसोस। शायद उसे वेदांगी को न कहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो कुछ कहने ही वाला था कि उससे पहले वेदांगी खामोशी से खड़ी हो गई। उसने सीधे निखिल की आंखों में देखा और शांत स्वर में बोली, निखिल सर, आप प्लीज मेरा एक काम करेंगे। वो बैग की चेन खोलते हुए लिफाफा निकालती है। मैं ये डॉक्यूमेंट सौंपने आई हूँ, प्लीज इन्हें उन तक पहुँचा दीजिए, और अगर पॉसिबल हो तो उनसे आज ही इन पर साइन करवा लीजिए। वो पल भर को रुकी, फिर एक हल्की, बहुत ही फीकी मुस्कान उसके चेहरे पर आई, जैसे खुद को समझा रही हो कि उसने जो किया वो सही किया। मुझे पता है उनके पास मुझसे मिलने का वक्त नहीं है, और शायद अब कोई वजह भी नहीं बची। इतना कहकर वेदांगी ने लिफाफा निखिल के हाथ में दिया और बिना किसी शोर, बिना किसी ड्रामे के बस चली गई। निखिल वहीं खड़ा रह गया। कुछ सेकंड्स तक वो लिफाफे को बस देखता रहा, फिर उत्सुकता में उसे धीरे से खोला। जैसे ही उसकी निगाह उन पेपर्स पर पड़ी, उसके माथे पर एक छोटा सा क्रॉस एक्सप्रेशन आया, लेकिन वो हैरानी बहुत जल्दी एक रिलीव्ड स्माइल में बदल गई। डिवोर्स पेपर्स। अंततः वेदांगी ने फैसला ले ही लिया था। कुछ देर बाद निखिल वापस उसी केबिन में दाखिल हुआ। कमरे का माहौल पहले से भी ज्यादा सर्द और भारी था। चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी पसरी थी। सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, टक टक टक। शिवांश की उंगलियां टेबल की सतह पर लगातार थिरक रही थीं। हर थपकी में जैसे कोई दबी हुई आग जल रही थी। निखिल की हालत देखी जा सकती थी। उसकी पीठ से पसीना रिसने लगा था। उसे बहुत अच्छी तरह मालूम था, ये तब होता है जब उसका बॉस गुस्से को भीतर ही भीतर दबा रहा होता है। तभी डिवोर्स। शिवांश की आवाज उभरी, ठंडी लेकिन अंदर से तेजाब जैसी। उसने टेबल पर उंगलियां थपथपाना बंद कर दिया, फिर अचानक ही मुस्कुराया। एक ऐसी मुस्कान जो दर्द से नहीं, ईगो पर चोट लगने से निकली थी। उसने पेपर्स को उठाया और तीखी नजरें गड़ा दी। नजरें जाकर सीधे उस सिग्नेचर पर अटक गईं। वेदांगी की साइन। उसे मुझसे डिवोर्स चाहिए, शिवांश ने खुद से कहा, जैसे ये सुनना ही उसके लिए कोई जोकर वाला जोक हो। निखिल ने धीमे से सिर हिलाया, ना कुछ बोला, ना कुछ पूछा। बस अगले ही पल धड़ाम, शिवांश ने अपने सामने रखा लैपटॉप पूरी ताकत से जमीन पर दे मारा। सारा कमरा कांप गया। उसकी आंखें अब गुस्से से खून जैसी लाल हो चुकी थीं। टेबल पर हाथ पटकते हुए उसने चीख कर कहा, तो मतलब अब वो दुनिया को ही प्रूव करना चाहती है कि उसने मुझे छोड़ दिया। द ग्रेट शिवांश राजपूत, जिस पर आधी दुनिया की लड़कियां मरती हैं, उसे उसकी बीवी ही छोड़ना चाहती है। और फिर वो जोर जोर से हंसने लगा, लेकिन उस हंसी में खुशी नहीं, बल्कि घायल ईगो, बदले की चिंगारी और टूटते कंट्रोल की गूंज थी। निखिल बुरी तरह कांपने लगा। उसे खुद की नहीं, वेदांगी की फिक्र ज्यादा हो रही थी। अब क्या होगा, कहीं शिवांश कुछ कर न बैठे। उसके मन में यही सवाल लगातार गूंज रहा था। शिवांश अचानक एकदम से शांत हो गया। एक पल पहले जो आग उसकी आंखों में धधक रही थी,
अब वहां बस एक खामोश मगर खतरनाक मुस्कान तैर रही थी। डेविल स्माइल, उसने धीमे से फुसफुसाया। एक गुलाम अपने मालिक को छोड़ना चाहती है। उसकी आंखें फाइल पर जमी रहीं और फिर खुद से ही कहा, तो गुलाम को आज़ादी चाहिए, चलो फिर देते हैं आज़ादी। उसने डिवोर्स पेपर्स को बड़े आराम से मोड़ा, जैसे वो सिर्फ एक कागज नहीं बल्कि एक प्लान का हिस्सा हो, और फिर बिना कुछ बोले वहां से बिल्कुल कंपोज चाल में निकल गया। उसके जाते ही निखिल ने गहरी सांस ली, जैसे जान में जान आए हो। फिर हल्के से बुदबुदाया, भगवान जी प्लीज वेदांगी मैडम को सर के गुस्से से बचा लेना। शाम का वक्त, शहर के एक कोने में बना एक भव्य और शाही मैंशन, जिसका हर कोना चमक रहा था। उस हॉल में कुछ खास लोग जमा थे। घर जैसे माहौल में एक इमोशनल विदाई चल रही थी। सभी लोग एक एक करके एक लड़की से गले मिल रहे थे, जो आंखों में नमी और चेहरे पर कृतज्ञता की मुस्कान लिए खड़ी थी। वो लड़की कोई और नहीं, वेदांगी थी। उसने भीड़ की तरफ देखा और एक शांत, भावुक आवाज में बोली, आप सभी का दिल से शुक्रिया, इतना प्यार देने के लिए, साथ निभाने के लिए। अब मैं चलना चाहती हूँ। कहते हुए उसने राहत की सांस ली और फिर छोटा सा बैग लेकर वह मैंशन के गेट तक आई और बाहर जाने से पहले एक नज़र पलटकर उस मैंशन को वापस से देखने लगी। कुछ सेकंड तक वह देखने के बाद वापस से पलटी तो उसका सर किसी मजबूत चीज से टकराया। वह अपने सर को हल्के हाथ से सहलाते हुए अपनी नजरें ऊपर कर देखती है, जिसके अगले ही पल उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। वो कुछ भी सोचती समझती कि उससे पहले ही उसे अपनी बाहों में उठा लिया गया। वह उसकी बाहों में मचलती रही, हाथों से धक्का देकर खुद को दूर करना चाहा लेकिन नहीं कर पाई। फर्स्ट फ्लोर पर मौजूद एक आलिशान कमरे को लात मारकर झटके से खोला गया और वेदांगी को पीठ के बल बिस्तर पर फेंक दिया। शिवांश, आप। वेदांगी ने अपना बचाव करने की कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वेदांगी ने उसके हाथ पर जोर से काट लिया और फिर पकड़ ढीली होते ही खुद को छुड़ाकर जल्दी से बिस्तर के दूसरे कोने पर खिसककर बेड पर से उतरकर जाने को हुई कि तभी शिवांश उसके सामने आ गया। वेदांगी ने अपने कदम पीछे खींचे तो शिवांश ने उसकी कलाई पकड़ उसे अपने करीब कर लिया। वेदांगी बुरी तरह से घबरा गई। वेदांगी ने उसके रक्षात्मक चेहरे को देखा। शिवांश उसके होठों की ओर झुका और कहा, तुम्हें लगता है कि तुम आओगी भी अपनी मर्जी से और जाओगी भी अपनी मर्जी से। वॉर्न किया था ना तुम्हें, मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ, मुझसे शादी के सपने मत देखना। बट नो, तुम नहीं मानी और शादी के लिए हाँ कह दी। और अब तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा। नेवर माय गर्ल। शिवांश ने वेदांगी के होठों की कोमलता महसूस की। जब बात करते हुए उसके होठों ने उसके होठों को छुआ, उसे उसकी और अधिक चाहत महसूस हुई। वही वेदांगी उसकी छूहन से बुरी तरह से कांप गई। उसने अपने शरीर पर उसकी मजबूत पकड़ को महसूस किया। वह चिल्लाकर बोली, नहीं, मुझे छोड़ दो, नहीं, ये सही नहीं है। शिवांश तिरछा मुस्कुराया। उसके हाथ उसकी थोड़ी पर थे। डाइवोर्स चाहिए या फिर पति का प्यार जिसके लिए तुम अब तक कोशिश कर रही थी? शिवांश ने पूछा। वेदांगी ने कुछ कहना चाहा लेकिन उसने अचानक उसके होठों पर अपने होंठ दबा दिए। मुझे छोड़ दो। वेदांगी ने घबराते हुए उसे खुद से दूर करने की पूरी कोशिश की, लेकिन शिवांश ने केवल उसके शरीर पर अपनी पकड़ को मजबूत नहीं किया बल्कि उसके होठों पर भी अपने होंठ काफी रफ तरीके से चलाने लगा। जाने दो मम्मम। वेदांगी अपनी बात पूरी कह भी नहीं पाई कि तभी कमरे में फोन की आवाज गूंज गई। उस आवाज को सुन उसे थोड़ी उम्मीद नजर आई। वहीं शिवांश को बीच में डिस्टर्बेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसने वेदांगी को खुद से दूर किया और फिर अपनी पॉकेट से फोन निकाल कर देखा। उस पर शो हो रहा नाम मिसेस राजपूत था, जिसे देख उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। वही वेदांगी जो अभी तक गहरी गहरी सांसें ले रही थी, वह एक नज़र शिवांश की तरफ देख वहां से भागने को हुई, लेकिन उससे पहले ही शिवांश ने उसका हाथ पकड़ लिया और अगले ही पल उसे अपनी तरफ खींच लिया। वेदांगी सीधा शिवांश के चौड़े सीने से जा टकराए। उसके दोनों हाथ शिवांश के मजबूत कंधों पर चले गए तो वही शिवांश उसका हाथ छोड़ उसकी पतली कमर को थामते हुए उसे खुद से सटाकर अपनी बाहों में भर लेता है और फिर एक नज़र वेदांगी की तरफ देख वह ईविल एक्सप्रेशन के साथ कॉल रिसीव कर लेता है। कॉल रिसीव होते ही दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो शिवांश बेटा। उस आवाज को सुन वेदांगी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। वह धीरे से बोली, दादी। शिवांश ईविल एक्सप्रेशन के साथ पीछे से वेदांगी की बैक को सहलाते हुए बोला, मिसेस राजपूत, क्या मैं आपको कुछ देर बाद कॉल कर सकता हूँ? वो क्या है ना, मैं अभी अपनी बीवी के साथ अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, अगर वो नाराज। अभी वो कह ही रहा था कि तभी दूसरी तरफ से आवाज आई, ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस।
वेदांगी ने जैसे ही ये सुना वह तुरंत चिल्लाई, दादी दादी। लेकिन अफसोस कॉल डिस्कनेक्ट हो चुकी थी। शिवांश फोन को सोफे पर फेंक वह अपने दूसरे हाथ से उसके चेहरे पर बिखरे हुए बालों को सही करते हुए उसके कान के पीछे कर देता है, लेकिन फिर अगले ही पल पीछे से उसके बालों को मुट्ठी में भरकर खींचते हुए उसकी गर्दन को ऊपर उठाकर बोला, क्या हुआ, मदद चाहिए? वेदांगी का चेहरा दर्द से भर गया। उसने धीरे से अपनी गर्दन को नामे हिलाया। ये देख शिवांश ईविल एक्सप्रेशन के साथ उसकी तरफ देखकर बोला, मैंने तो सुना था कि तुम झूठ नहीं बोलती, लेकिन तुम तो मेरे सामने साफ झूठ बोल रही हो, वेरी बैड वाइफी। कहते हुए शिवांश वेदांगी के करीब हुआ और उसकी सुराही नुमा गर्दन पर अपने होंठ रख दिए। वेदांगी शिवांश के छूने से सिहर उठी, उसके हाथ शिवांश के कंधे पर कस गए। वही शिवांश यह महसूस कर उसके फेस पर डेविल एक्सप्रेशन आ गए। उसने अगले ही पल उसकी गर्दन पर अपने दांत गड़ा दिए तो वेदांगी दर्द से सिसक उठी। उसने शिवांश पर अपनी मजबूत पकड़ को कसते हुए अपनी आंखों को भींच लिया। तो वही शिवांश ने उसके गले पर अपने दांत तब तक गड़ा कर रखे जब तक वहां से खून नहीं आने लगा। जब उसने उसके खून को अपने मुंह के अंदर महसूस किया तो उससे दूर हो गया। वेदांगी का सर अभी भी पीछे झुका हुआ था। शिवांश ने उसके बालों को छोड़ा और फिर अपनी बाहों में उठा लिया। वेदांगी जो कुछ देर के लिए अपनी सेंस में नहीं थी वो होश में आई और मचलने लगी, लेकिन शिवांश वेदांगी को सीधा बिस्तर पर जाकर पटक देता है। वेदांगी मुलायम आरामदायक बिस्तर पर गिरते ही जल्दी से उठने को हुई कि तभी शिवांश उसके ऊपर आ गया। वेदांगी ने उसे खुद से दूर करने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल किया, लेकिन शिवांश ने उसके हाथ पकड़ उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां इंटरविन कर उन्हें साइड कर दिया। वो उसकी गर्दन पर झुका और उसकी गर्दन पर चूमने लगा, तो वही वेदांगी उसे खुद से दूर करने की हर मुमकिन कोशिश करती रही। कुछ देर तक उसकी गर्दन पर चूमने और लव बाइट देने के बाद शिवांश ने अपना चेहरा ऊपर किया तो उसकी नज़रें उसके आंसुओं पर चली गईं। वही शिवांश वेदांगी के उंगलियों को अपनी उंगलियों में जकड़ते हुए बोला, कोई नहीं आने वाला तुम्हारी मदद के लिए और ना ही मुझे जरा भी तुम्हारे आंसुओं से फर्क पड़ने वाला है। आज जिस मदद की उम्मीद तुम कर रही हो, अगर इस मदद का ख्याल तुम्हें 1 साल पहले आया होता तो कितना अच्छा होता वाइफी। कहते हुए शिवांश वेदांगी के चेहरे पर झुककर उसके गाल पर अपने गाल रब कर अपने चेहरे पर मौजूद हल्की बियड से दर्द देते हुए उसके कान में धीरे से बोला, याद तो होगा ना तुम्हें, 1 साल पहले तुमने मेरे साथ क्या किया था? तुमने जो मेरे साथ उस दिन किया था वही तो मैं तुम्हारे साथ करता हूँ। तुम्हें तो ये पसंद है ना वाइफी? कहकर उसने उसके कान पर बाइट कर लिया तो वेदांगी दर्द से कराह उठी। वही शिवांश वेदांगी का एक हाथ छोड़ फिर कमरे की लाइट ऑफ कर डिम लाइट ऑन कर देता है, जिससे माहौल 10 गुना अधिक अशांत हो गया। कमरे में इतनी रोशनी की दोनों एक दूसरे को आसानी से देख सकते थे, लेकिन आंखों में सिर्फ एक दूसरे के लिए नफरत थी। एक समय था जब वेदांगी की खूबसूरत आंखें शिवांश को प्यार भरी नजरों से देखा करती थी, लेकिन अब तो वो प्यार भी नहीं रहा। शिवांश के हाथ वेदांगी के कपड़ों के अंदर जाने लगे तो वेदांगी शॉक्ड हो गई। शिवांश, आप? वेदांगी ने अंधेरे में सिसकते हुए उसे रिक्वेस्ट भरी नजरों से कहा। उसका शरीर बुरी तरह से कांपने लगा था, लेकिन शिवांश को तो जैसे फर्क ही नहीं पड़ रहा था। ऐसा नहीं था कि ये पहली बार था, लेकिन आज वो गुस्से में था। शिवांश का गुस्सा यानी वेदांगी का दर्द। शिवांश के हाथों को अपने पेट से ऊपर जाते हुए महसूस कर वेदांगी की रूह कांपने लगी, जिससे उसने तुरंत उसका हाथ पकड़ उसके हाथ को ऊपर जाने से रोक लिया। वेदांगी की इस हरकत पर शिवांश उसके माथे पर अपने होंठ चलाते हुए सर्द लहजे में बोला, क्या तुम्हें चाहिए कि मैं तुम्हारे उस अनाथ आश्रम को खंडहर में तब्दील कर दूं, वाइफी? शिवांश ने वाइफी शब्द पर अपना जोर देते हुए कहा। वेदांगी तुरंत थोड़े गुस्से में बोली, शिवांश आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। शिवांश सरकास्टिक वे में बोला, तुम्हें लगता है मैं ऐसा नहीं करूंगा? कहते हुए वह अपने होठों को उसके पूरे चेहरे पर चलाने लगता है। वेदांगी जो इस वक्त बिस्तर पर शिवांश के नीचे लेटी हुई थी, वह कांपती हुई आवाज में हल्की सिसकी में बोली, प्लीज नो शिवांश। सो व्हाई आर यू स्टॉपिंग मी? शिवांश डेविल स्माइल के साथ बोला। ये सुन वेदांगी ने अपना हाथ उसके हाथ के ऊपर से हटा दिया। शिवांश उस अंधेरे में मुस्कुराते हुए फिर पलट गया तो वेदांगी उसके ऊपर आ गई। वह अपना हाथ उसके कपड़ों से बाहर निकालकर उसके चेहरे पर अपनी उंगलियां चलाते हुए बोला, इससे काम नहीं चलता। यू नो ना, मुझे गलती करने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो अब ये केवल तभी होगा जब तुम मुझे अच्छे से सेटिस्फाई कर दोगी। कहते हुए शिवांश ने वेदांगी के होठों को अपने अंगूठे से मसल दिया। वही ये सुन वेदांगी के आंसू और भी तेज हो गए। पास्ट में की हुई एक ऐसी गलती जिसकी सजा वेदांगी को आज तक मिल रही थी। वेदांगी अच्छे से जानती थी कि उसने आग में हाथ डाला था, लेकिन इस आग को बुझाने का कोई तरीका नहीं था सिवाय उसकी बात मानने के, क्योंकि उसने ऐसा अगर नहीं किया तो सब कुछ तबाह हो जाएगा।
वेदांगी ने अपने दोनों हाथों से अपनी आंखों की नमी साफ की और फिर धीरे से कहा, आई एम रेडी। देन वाई आर यू वेटिंग फॉर? डू इट। शिवांश वेदांगी की गर्दन को पीछे से जकड़कर अपने करीब कर बोला। वेदांगी ने भी कुछ नहीं कहा। वो शिवांश के करीब आई और उसके रफ होठों को अपने कोमल होठों से कैप्चर कर उसे किस करने लगी। कुछ देर बाद पूरे कमरे में अब वेदांगी की गर्म सांसें गूंज रही थी। पूरा कमरा मदहोशी से भर गया था, जिसमें सिर्फ और सिर्फ दो दिलों की नफरत थी। प्यार का नामोनिशान दूर दूर तक नहीं था। अगली सुबह के 10 बजे वेदांगी बिस्तर पर लेटी हुई थी और छत को घूर रही थी। उसके शरीर में हो रहा बेतहाशा दर्द उसे बता रहा था कि कल रात यह कोई सपना नहीं था। वह और शिवांश फिर से एक बार करीब आए। ये वही आदमी था जिसे वह डाइवोर्स लेने जा रही थी। आंखों के आंसू सूख चुके थे या फिर अब निकलना ही बंद हो गए थे, क्योंकि उसे इन सब की आदत हो चुकी थी। 1 साल से उसके साथ यही तो हो रहा था, और इन सब की वजह थी वो नशीली रात जो उसने शिवांश राजपूत के साथ बिताई थी। इसी बैग पर उसके अपने बेडरूम में वेदांगी शांत थी कि तभी किसी ने बेडरूम के दरवाजे पर दस्तक दी। उस आवाज को सुन उसने अपने ऊपर पड़े हुए ब्लैंकेट को अच्छे से कवर कर अपनी अपनी कर्कश आवाज में कहा, अंदर आ जाओ। उस आवाज के बाद दरवाजा खुला और एक सर्वेंट अंदर आई। सर्वेंट ने अपने एक हाथ में दूध का ग्लास तो दूसरे हाथ में दवा का पत्ता ले रखा था। वह उसे लेकर वेदांगी के पास आई और बिना उसकी तरफ देखे नाइट स्टैंड पर दूध का ग्लास रख दिया, साथ ही उस दवाई के पत्ते को बिस्तर पर रखते हुए अपना सर झुकाकर कहा, मैम सर आपका नीचे इंतजार कर रहे हैं। वेदांगी के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। वह खुद को संभालते हुए बिस्तर पर उठकर बैठ गई और उस पत्ते में से एक दवा निकालकर मुंह में रख ली। फिर दूध का ग्लास उठाकर उसे भी खत्म कर दिया। सर्वेंट फिर खाली दूध का ग्लास लेकर वहां से चली गई। तो वही वेदांगी जो मुस्कुराकर अपना दर्द छिपा रही थी, उसकी आंखों में नमी छा गई। हॉल में शिवांश लिविंग रूम में सोफे पर बैठा हुआ था और अखबार पढ़ रहा था। जब सर्वेंट के कदमों की आहट उसने सुनी तो अपनी तिरछी नजरों से उसके हाथ में पकड़े हुए दूध के खाली ग्लास को देखा, जिसे देख उसके चेहरे पर डेविल मुस्कान आ गई। वह वापस से अपना ध्यान न्यूज़पेपर पढ़ने में लगा देता है। थोड़ी देर बाद वेदांगी रेडी होकर नीचे आई। उसकी नजरें स्टेयर्स से उतरते वक्त शिवांश पर थी। वो स्मार्ट था, हैंडसम था और हर लड़की का ड्रीम हस्बैंड था, लेकिन वेदांगी के लिए वो बस क्रूर प्रिंस था। उसे देखते ही उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। वेदांगी नीचे आई और डाइनिंग टेबल पर चली गई, जहां किचन से निकलकर दाई माँ आई। वेदांगी के चेहरे की मायूसी और उसके कपड़े देख वह समझ गई थी कि उसके साथ क्या हुआ है। दाई माँ आज ही मिसेस राजपूत के पास से वापस आई थी, लेकिन कोई कुछ नहीं कह सकता था। दाई माँ वेदांगी को नाश्ता सर्व कर प्यार से उसके सर पर हाथ फेरकर वहां से चली जाती है। दाई माँ के इस आशीर्वाद से वेदांगी का गुस्सा हमेशा शांत हो जाया करता था, क्योंकि एक यही तो थी जो उसे अच्छे से समझती थी। वो उसके लिए माँ जैसी ही थी। वेदांगी ने धीरे से अपनी आंखें बंद की कुछ सेकंड के लिए और फिर वापस से खोलकर शांति से अपना नाश्ता करने लगी। शिवांश सोफे पर बैठकर अखबार पढ़ता रहा, लेकिन बीच बीच में उसकी नजरें वेदांगी की तरफ जाती रही। वह इतनी शांति से खाना खाती थी कि जैसे वो वहां हो ही ना। वेदांगी ने आज लंबी आस्तीन वाली शर्ट और जीन्स पहनी थी, जो उसके पूरे शरीर को ढक रही थी, जिसे देख शिवांश एक बार फिर मुस्कुराया, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि वेदांगी ने ये सब अपने शरीर पर मौजूद बाइट मार्क को छिपाने के लिए किया था। शिवांश न्यूज़पेपर पढ़ते हुए तेज आवाज में बोला, गरीब बेसहारा असहाय लड़की ने फंसाया अमीर परिवार के बेटे को अपने प्यार के जाल में और बन बैठी 500 करोड़ की मालकिन। कहते हुए शिवांश तिरछी नजरों से वेदांगी की तरफ देखता है, जिसके हाथ खाते खाते रुक गए थे। वह आगे बोला, वह क्या शॉर्टकट अपनाया है, यहाँ तो कुछ लोग तो सीधा लोगों के बिस्तर तक पहुँच जाते हैं, ब्लडी गोल्ड डिगर। ये सुन वेदांगी के फेस एक्सप्रेशन चेंज हो गए और हाथ कांपने लगे। वह खुद को शांत करने की कोशिश करने लगी और कुछ सेकंड बाद फिर से नाश्ते पर फोकस कर दिया। उसने इसे पहले की तरह दिल पर नहीं लिया और अपना खाना जारी रखा। शिवांश वेदांगी को नाश्ते में मग्न देख उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी कसी और फिर अपने हाथ में लिया अखबार टेबल पर पटक दिया। उसकी आवाज से वेदांगी कांप गई। शिवांश अपनी जगह पर से खड़ा होकर सर्द आवाज में बोला, मेरे पीछे आओ, कहकर वह वहां से निकल गया। वेदांगी ने जल्दी से अपना नाश्ता खत्म किया और फिर टिश्यू पेपर लेकर वह भी उसके पीछे आ गई। शिवांश पहले ही कार के अंदर बैठ गया था। निखिल वेदांगी को देख अपना सर नीचे कर ग्रीट कर उसके लिए दरवाजा खोल देता है। वेदांगी भी अपना सर नीचे कर वह कार के अंदर बैठ जाती है। उसे नहीं पता था कि कहाँ जाना है, लेकिन उसे ये पता था कि उसे उसके सारे ऑर्डर्स मानने हैं।
उनकी कार कुछ ही सेकंड में राजपूत मैंशन से निकल गई। थोड़ी देर बाद शिवांश की कार एक मॉल के बेसमेंट में जाकर रुकती है। मॉल में क्यों, वेदांगी खुद से सोचती है तो वही शिवांश अपनी तरफ का गेट खोल कार से बाहर उतर जाता है। दरवाजे के जोर से बंद होने की आवाज़ सुन वेदांगी कांप जाती है। वह उसके गुस्सा करने से पहले ही अपनी तरफ का गेट खोल उतर गई। वो लोग लिफ्ट लेकर ऊपर आए, पूरा मॉल खाली था, लेकिन वो जानती थी कि ये उसके लिए नहीं था। वह पहले भी इस मॉल में कई बार आ चुकी थी। शिवांश वेदांगी को सेकंड फ्लोर पर मौजूद अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड आउटलेट पर ले गया। अंदर आते ही वह अपनी कर्कश आवाज में बोला, खुद के लिए मेरे स्टैंडर्ड के मुताबिक कपड़े चूज कर लो। इतना कहकर वह फिर शॉप से बाहर निकल गया। उस शॉप पर मौजूद सेल्स गर्ल वेदांगी को पहचानती थी। उनमें से एक सेल्स गर्ल आगे आई और बोली, बताएं मैम, आप क्या देखना चाहेंगी। उस सेल्स गर्ल की बात सुन वेदांगी अपनी नजरें टनकर इधर उधर देखने लगती है, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आता। तो वही उसके पीछे मौजूद दो सेल्स गर्ल आपस में बात करते हुए बोली, उसके कपड़े सस्ते हैं, शायद वह अमीर नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि वह मिस्टर शिवांश के साथ कैसे जुड़ी। ठीक वैसे ही जैसे तुम कस्टमर को अपनी बातों में फंसाती हो, वैसे ही इस लड़की ने भी किया होगा। पीछे से एक आवाज आई। उस आवाज को सुन वेदांगी, जो अब तक शांति से उन लड़कियों की बातें सुन रही थी, वह तुरंत पीछे पलटकर देखती है, जहां सामने वाले इंसान को देख उसकी आंखें नफरत से भर जाती है। सामने एक लड़की खड़ी थी। उसकी उम्र यही कोई 23 से 24 के आसपास होगी। उस लड़की ने ब्रांडेड मिनी शॉर्ट ड्रेस डाली हुई थी। लंबे घने ब्राउनिश बाल, उसके तीखी एंड एम्बर आइज, सांचे में ढला शरीर, 5 फुट 8 इंच की ये लड़की रूपम बैनर्जी थी। जैसा नाम वैसा ही भेष, पेशे से रूपम फिल्म इंडस्ट्री की क्वीन कही जाती थी। उसकी खूबसूरती के चर्चे चारों दिशाओं में फैले हुए थे। अगर शिवांश की शादी वेदांगी से नहीं हुई होती तो पक्का रूपम ही शिवांश राजपूत की वाइफ बनती। रूपम को देख जो सेल्स गर्ल अभी तक वेदांगी को सर्व कर रही थी, वो उसे धक्का देकर उसके साइड में से निकलकर रूपम के सामने आकर खड़ी हो जाती है। वही वेदांगी सेल्स गर्ल के इस तरह से धक्का देने के कारण फर्श पर गिर पड़ती है, जिससे वेदांगी के हाथ की कोहनी में लगती है और वह दर्द से कराह उठी। वही रूपम वेदांगी की तरफ देख तंज भरी मुस्कान के साथ बोली, औकात से बढ़कर चाहने वालों का यही हाल होता है, एक ना एक दिन इसी तरह से गिर पड़ते हैं, कहकर रूपम मुस्कुराई। तभी सेल्स गर्ल रूपम की तरफ देखते हुए बोली, मैम, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। रूपम सेल्स गर्ल पर एक नज़र डालते हुए एटीट्यूड में बोली, जहाँ इस लड़की की जैसे लोग शॉपिंग करते हैं, उस शॉप की वैल्यू रूपम बैनर्जी के सामने कुछ भी नहीं है। सेल्स गर्ल अपना सर नीचे कर झूठ बोलते हुए बोली, नो मैम, ये यहाँ शॉपिंग करने नहीं आई थी, ये तो बस ऐसे ही यहाँ मुंह उठाकर चली आई थी। आप कहे तो मैं अभी इसे बाहर किए देती हूँ। फेंक दो, रूपम ने डेविल मुस्कान के साथ कहा। पहले पहल तो सेल्स गर्ल हैरान हो गई, लेकिन फिर रूपम और शिवांश का सोचकर वह वेदांगी की तरफ मुड़ी और उसकी बाजू पकड़कर उसे जमीन पर से खींचकर खड़ा कर उसे शॉप से अगले ही पल बाहर धक्का देते हुए बोली, चल फूट यहाँ से। वेदांगी इस बार गिरते गिरते बची थी, क्योंकि उसने खुद को संभाल लिया। उसे सेल्स गर्ल की इस बदतमीजी पर उसे थप्पड़ मारने का मन कर रहा था, लेकिन वो नहीं मार पाए, क्योंकि अगर वह ऐसा कुछ करती तो तमाशा खड़ा होता, और अगर गलती से ये बात शिवांश तक पहुंचती तो सजा तो उसे ही मिलती न। ये सोचकर वेदांगी शर्म का घूंट पीकर रह गई और वहां से चली गई। करीब 15 मिनट बाद वेदांगी उसी फ्लोर पर मौजूद इंडियन वेयर सेक्शन की तरफ चली गई थी, जहां से उसने खुद के लिए एक साड़ी खरीदी। वो साड़ी न ही ज्यादा कॉस्टली थी और ना ही ब्रांडेड, जो उसके बजट में था उसने ले लिया और फिर शॉप से बाहर आ गई। शॉप से बाहर आते ही सामने की तरफ ध्यान न होने के कारण वह टकरा गई और बैग उसके हाथ से छूट गया। यस्तु पर देखकर नहीं चल सकती। उस आवाज को सुन वेदांगी, जो कुछ सेकंड पहले ही सॉरी कहने वाली थी, लेकिन अब उसने अपना इरादा बदल दिया और सामने खड़ी रूपम की तरफ देखने लगी। रूपम गुस्से में वेदांगी को घूरते हुए बोली, मेरा मुंह क्या देख रही है, मेरा सामान उठा जो तूने गिराया है। जिस पर वेदांगी गुस्से से उसे घूरते हुए बोली, मैं कोई तुम्हारी नौकर नहीं। ये सुन रूपम अचानक से हंस पड़ी, फिर कुछ सेकंड रुककर बोली, नौकर ही तो है, तभी तो कह रही हूँ, उठा ले सामान। वेदांगी टोंट मारते हुए बोली, अच्छा, तुम्हें बड़ा पता है, भूल गई मैं कौन हूँ, लगता है अपनी पहचान बतानी ही पड़ेगी तुम्हें। कहकर वेदांगी ने बड़े स्टाइल में अपने आगे आए बालों को झटका दिया, जैसे कोई एक्ट्रेस क्लाइमैक्स सीन में करती है। फिर उसने होठों पर हल्की मुस्कान के साथ कहा, राजपूत खानदान के इकलौते बेटे शिवांश राजपूत की इकलौती पत्नी मिस वेदांगी शिवांश राजपूत हूँ मैं। ये सुनकर रूपम को ऐसे मिर्ची लगी जैसे किसी ने उसकी ड्रेस में
असली मिर्च भर दी हो। रूपम गुस्से में कांपती हुई चिल्लाई, तुम खुद को समझती क्या हो? तुम उस घर में सिर्फ और सिर्फ एक कारण से हो, और अगर मैंने शिवांश से अभी इसी वक्त कहा कि तुम्हें बाहर निकाल दे तो वो तुम्हें यूं चुटकियों में निकाल फेंकेगा। वेदांगी ने हल्की सी हंसी के साथ अपनी आईब्रो तिरछी की और बोली, अच्छा, तो तुम कहना चाहती हो कि शिवांश तुम्हारी सारी बात मानते हैं? रूपम गर्दन उचकाते हुए बोली, हाँ बिल्कुल। वेदांगी उसी अंदाज में बोली, तो फिर हमारा डाइवोर्स करवा कर दिखाओ। तुम। रूपम की जुबान जैसे गले में फंस गई। चेहरे पर ऐसा एक्सप्रेशन था जैसे किसी ने उसे सस्पेंस थ्रिलर का सबसे खतरनाक ट्विस्ट अभी अभी सुनाया हो। अंदर ही अंदर वह जानती थी शिवांश वेदांगी को डाइवोर्स नहीं देगा, क्योंकि वो अपनी दादी के खिलाफ जाने से ज्यादा ब्रह्मांड में काला छेद फाड़ना पसंद करेगा। मेरे बारे में क्या? वेदांगी ने धीमे से कदम बढ़ाए और उसके कान के पास फुसफुसाए। क्या तुम्हें 1 साल में भी समझ नहीं आया कि मैं किस मिट्टी की बनी हूँ? सोचो कहीं अगर मैंने सच में शिवांश को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया तो। रूपम का चेहरा लाल, नीला और हरा पड़ने लगा, मानो किसी ने 3 शेड्स का फिल्टर उस पर लगा दिया हो। गुस्से में उबलती रूपम चिल्लाए, तू एक वेश्या से ज्यादा कुछ नहीं है। और अचानक उसने वेदांगी को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन तभी वेदांगी ने उसकी कलाई हवा में ही पकड़ ली, एकदम सलमान खान के मूवी स्टाइल में, और ठंडी मुस्कान के साथ कहा, शिवांश तुम्हारे ठीक पीछे खड़ा है। रूपम की आंखें ऐसी फटी जैसे मॉल की बिजली उसी के कारण चली गई हो। उसने पलट कर देखा, पीछे कोई नहीं था, बस एक कपल पॉपकॉर्न खा रहा था। ये लड़की तो मेरे साथ खेल गई। रूपम गुस्से में बड़बड़ाए और वापस वेदांगी की तरफ पलटी। ठपाक, एक जोरदार थप्पड़ की आवाज गूंज उठी, लेकिन वेदांगी शांत थी। असल में रूपम ने खुद को ही थप्पड़ मार लिया था। उसकी कलाई अभी भी वेदांगी के हाथ में थी, मतलब बेचारी ने खुद के ही गाल पर अपना गुस्सा उतार दिया। वेदांगी ने शांति से उसकी कलाई छोड़ी, एक कदम पीछे हटते हुए मासूमियत से बोली, उप्स, ये क्या हो गया मिस रूपम? आपने खुद को थप्पड़ क्यों मारा? रूपम का चेहरा अब ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके सामने उससे उसकी फेवरेट ड्रेस छीन ली हो और ऊपर से कह दिया हो, डिस्काउंट नहीं मिलेगा। गाल पकड़े, आंखों में आंसू लिए वो कुछ बोलने ही वाली थी कि बाकी शॉप्स के वर्कर बाहर आ गए और माहौल अचानक एक रियलिटी शो जैसा बन गया। वेदांगी बिना हिचकिचाहट के उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, तुम जानती हो हम में से सबसे नीच कौन है? मैं अगर गिरी हूं तो तुम भी बहुत ऊपर नहीं हो। तुम्हारे संबंध एक ऐसे आदमी से है जो पहले से शादीशुदा है, तो उस हिसाब से तो तुम मेरा घर तोड़ने की कोशिश कर रही हो। रूपम का चेहरा अब पिघलते मेकअप जैसा लग रहा था, गुस्से, अपमान और असहायता का मेल। अगर तुम उनकी जिंदगी में आना चाहती हो, वेदांगी ने कहा, तो उस दिन आना जिस दिन मैं उस घर से चली जाऊं, वरना तुम्हारा नाम सिर्फ रहेगा दूसरी औरत। दूसरी औरत शब्द सुनकर ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे 440 वोल्ट का झटका दे दिया हो। उसके चेहरे से नकली आत्मविश्वास की परतें उतरने लगीं। वेदांगी ने अपना बैग उठाया, उसकी तरफ देखा और व्यंग्य से मुस्कुराई। अनाथ या गरीब होना बुरी बात नहीं होती है, लेकिन अपने आप को समझदार समझकर दूसरों की बेइज्जती करना ये बहुत घटिया हरकत होती है। और अगर अगली बार तुम मुझसे भिड़ने की कोशिश करोगी तो इस बार सिर्फ वेदांगी शिवांश राजपूत बोली थी, अगली बार सिर्फ वेदांगी बोलेगी, जो उससे भी ज्यादा खतरनाक होगी। गोल्ड डिगर, पीछे से एक और आवाज आई। वेदांगी के कान में जैसे ही गोल्ड डिगर शब्द पड़े, उसकी आंखें वैसे ही फैल गईं जैसे बच्चों की चॉकलेट गिरते ही फैलती हैं। उसने तुरंत पलटकर पीछे देखा और वही था शिवांश, दीवार से टेक लगाकर खड़ा, एक पैर पीछे की दीवार पर टिकाए, दोनों हाथ पैंट की पॉकेट में। आंखों में वो शांति थी जो तूफान से ठीक पहले होती है। तो ये मतलब था, वह सब सुन रहा था, शुरू से चुपचाप, जैसे किसी सीक्रेट एजेंसी का जासूस। वेदांगी का दिल जरा सा धड़का, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला। क्यों डरूं? सजा तो मुझे वैसे भी मिलती है बिना गुनाह के। उसने हल्की मुस्कान अपने चेहरे पर फैलाई, जैसे ये पूरा तमाशा बस उसके लिए ही हुआ हो। शिवांश ने जब वेदांगी की मुस्कान देखी, उसके माथे पर बल पड़ गए। वह पॉकेट्स में हाथ डाले ही आगे बढ़ा। रास्ते में खड़े तमाशबीन जैसे कोई भूत देखकर पीछे हट गए और दुकानों में गायब हो गए। और तभी रूपम मौका देखकर कूद पड़ी। वो दौड़कर शिवांश के पास पहुंची और झट से उसे हक कर रोने लगी। शिवांश, तुमने देखा इसने मुझे क्या क्या कहा? मेरे हाथ से गलती से इसका बैग गिर गया तो इसने मुझे भला बुरा कहना शुरू कर दिया। खुद को तुम्हारी बीवी बताकर मुझे बेइज्जत किया। मैंने विरोध किया तो थप्पड़ मार दिया।
और फिर बोली, जा जाकर शिवांश से शिकायत कर, मैं नहीं डरती। आंसुओं का ये ओपनिंग एक्ट इतना परफॉर्मेंस लेवल का था कि अगर ऑस्कर में डेली सोप कैटेगरी होती तो रूपम जीत चुकी होती। वेदांगी एक सेकंड को हैरान रह गई, फिर बुदबुदाई, वाह, रोने से सच में सब माफ हो जाता है। वेदांगी। शिवांश ने उसकी ओर देखा। आवाज थी शांत लेकिन कंपा देने वाली, एकदम एक्सरे जैसी, सब कुछ भेदती हुई। लेकिन वेदांगी घबराने वालों में नहीं थी। सीधा उसकी आंखों में देखती हुई बोली, तो क्या हुआ अगर मैंने थप्पड़ मारा? अगर कोई मुझ पर उंगली उठाएगा तो मैं एक नहीं 4 थप्पड़ लगाऊंगी। झूठी सफाई देने से अच्छा सच स्वीकार करना होता है, और वो जानती थी कि शिवांश को झूठ से सख्त चिढ़ है। शिवांश ने अचानक मुस्कुराते हुए कहा, लगता है मेरे साथ रहकर तुमने सच बोलना सीख लिया है। वेदांगी ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, और आपने मेरे साथ रहकर ये सीख लिया कि जब 2 लोग लड़ रहे हों तो तीसरे को बीच में नहीं कूदना चाहिए। अब सबको लग रहा था कि शायद ये दोनों झगड़ रहे हैं, लेकिन जो केमिस्ट्री उनके बीच थी वो किसी रोमांटिक सस्पेंस फिल्म के क्लाइमैक्स जैसी थी। रूपम ने माहौल काटते हुए कहा, शिवांश, उसने मुझे सच में मारा है, और तुम्हें भी बहुत कुछ कह दिया। शिवांश ने उसकी आंखों में देखा, फिर उसके गाल पर उंगली से निशान छुआ और हल्के से सिर हिलाया। वो जानता था अगर ये निशान बाहर वालों को पता चला तो उसे दादी की अदालत में कोर्ट मार्शल मिल जाएगा। शिवांश ने रूपम का हाथ थामकर वेदांगी की ओर कदम बढ़ाए। वेदांगी थोड़ी असहज हुई, कहीं ये भी उसी गाल पर निशान ना छोड़ दे, लेकिन वो वहीं खड़ी रही, हिम्मत नहीं हारी। शिवांश करीब आया, झुककर उसके कान में फुसफुसाया, तो मिस वेदांगी शिवांश राजपूत, तुम्हारा मतलब है कि तुम अब भी मेरी बीवी हो और अब मुझसे डाइवोर्स नहीं लोगी? अगर अपने मुंह से ये कह दो तो मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ, वरना। फिर वो एक कदम पीछे हटते हुए बोला, माफी मांगो, अभी के अभी। वेदांगी ने अपने होंठ दबाए और उसे घूरने लगी। रूपम फिर बोल पड़ी, तुम उसे सिर्फ माफी मांगने को कह रहे हो। उसने मुझे थप्पड़ मारा, तुम्हें ताना मारा, उसका क्या? शिवांश कुछ नहीं बोला। वेदांगी ने एक गहरी सांस ली, फिर ऐसे बोली जैसे स्टेज पर कोई डायलॉग बोल रही हो, माफ कर दो मिस रूपम, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, बस मेरी जुबान और हाथ दोनों ही जरा फिसलन भरे हैं, फिसल गए, वरना ऐसा कुछ नहीं होता। शिवांश ने उसकी बात सुनकर एक नज़र उठाई, पर इस बार चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं, हल्की सी हैरानी थी। लेकिन रूपम आग बबूला, क्या तुम सोचती हो एक माफी से सब खत्म हो गया? उसकी आवाज किसी खतरे की घंटी जैसी थी। वेदांगी ने कंधे उचकाकर मासूमियत से कहा, तो ठीक है, तुम भी मुझे एक थप्पड़ मार लो, वैसे भी मेरी इमेज तो वैसी की वैसी है, तुम सजा दो या कोई और, पनिशमेंट तो मिलनी ही है, लेकिन तुम्हारे हाथ की सजा में शायद कुछ अलग ही मजा हो। कहते हुए वह मुस्कुराए और अपना गाल आगे बढ़ा दिया, लो मार लो, एकदम फिल्मी स्टाइल में। अब ये सीन देखकर शिवांश के चेहरे पर भी हल्की सी हंसी आ गई और शौक भी। रूपम गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच चुकी थी, उसके चेहरे पर अब कोई मासूमियत नहीं थी, एक डार्क क्वींस ऑफ रिवेंज वाली मुस्कान आ गई थी। वो थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाने ही वाली थी। वेदांगी ने भी आंखें बंद कर लीं, लेकिन कुछ देर तक उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। वेदांगी ने वापस से अपनी आंखें खोली तो सामने के नज़ारे ने उसे पूरी तरह से चौंका दिया। उसकी नज़र उस आदमी पर थी जिसने रूपम की कलाई पकड़ी हुई थी। यह आदमी शिवांश था। शिवांश ने रूपम को अपनी तरफ खींचा, लेकिन उसकी गहरी निगाहें वेदांगी पर टिकी थीं, उसके होठों का कोना थोड़ा सा फड़क रहा था। शिवांश रूपम की तरफ देखते हुए व्यंग्य से मुस्कुराकर बोला, वो इस लायक नहीं है कि तुम जैसी लड़की उसे हाथ लगाए, तुम उसे हाथ लगाकर खुद को अपवित्र क्यों करना चाहती हो? कहते हुए शिवांश ने अपनी नजरें रूपम के लाल और सूजे हुए गाल पर डाली। फिर उसने वेदांगी की तरफ देखकर सर्द लहजे में कहा, अपने हाथ और जुबान को काबू में रखना सीख लो, नहीं तो ज्यादा वक्त नहीं लगेगा इन दोनों को अलग करने में। वेदांगी शिवांश की सर्द आवाज से कांप गई, क्योंकि वो सच में ऐसा कर सकता था। वो मजाक नहीं कर रहा था, बल्कि पूरी तरह से सीरियस था। वो दुनिया के हर आदमी से जीत सकती थी, लेकिन शिवांश से हमेशा हार जाती थी। शिवांश वेदांगी से नजरें फेरकर फिर रूपम की तरफ देखते हुए बोला, चलो मैं तुम्हारे गाल पर दवा लगा देता हूँ, वो सही हो जाएगा, डोंट वरी। ये सुन रूपम के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसने तुरंत शिवांश की बाह पकड़ ली और उसे लेकर वहां से जाने लगी। लेकिन तभी शिवांश को कुछ याद आया और वह पीछे पलटकर वेदांगी की तरफ देख फिर से सर्द लहजे में बोला, 2 बजे तक बड़े मैंशन पहुंच जाना, और अगर तुमने वहां कोई गड़बड़ की तो फिर तुम अच्छे से जानती हो तुम्हारे साथ क्या होगा।
और अपना ये सरासा हुलिया जरूर सही करके आना, 2 घंटे है तुम्हारे पास। इतना कहकर शिवांश वेदांगी से नजरें फेरकर रूपम के साथ सीधा लिफ्ट की तरफ बढ़ गया तो वही वेदांगी शिवांश की बात सुन शॉक्ड हो गई थी। बड़े मैंशन मतलब दादी जी के पास, और यहाँ से वह मैंशन 20 किलोमीटर की दूरी पर है। वेदांगी को तभी अचानक से याद आया कि उसके पास ना ही उसका फोन है और ना फूटी कौड़ी पड़ी थी, जो थे उससे तो उसने साड़ी ले ली, तो फिर अब क्या वो हवा में उड़कर जाएगी? ओह गॉड! वेदांगी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने अपनी गर्दन ऊपर कर शिवांश की ओर देख आवाज लगानी चाही, पर किस्मत खराब, तब तक लिफ्ट का गेट बंद हो गया। लेकिन उसने शिवांश के होठों पर मौजूद डेविल मुस्कान देख ली, जिसके बाद वह और भी ज्यादा घबराहट से भर गई। वेदांगी ने अपनी नजरें नीचे कर अपने हाथ में लिए हुए बैग पर डाली और फिर कुछ सोचकर जल्दी से रेस्ट रूम की तरफ गई। शिवांश लिफ्ट से नीचे पहुंचा तो निखिल, जो कि कार के पास था, जैसे ही उसकी नज़र शिवांश के साथ बाहर आ रही रूपम पर पड़ी वो हैरान था। वह उचक कर पीछे देखने लगा। शिवांश गाड़ी के करीब आया। निखिल को ऐसे देखते हुए पाकर वह गुस्से में बोला, तुम्हें भी यही रहना है उसके साथ? शिवांश के शब्द सुन निखिल सक पका गया। वह तुरंत बोला, सॉरी सर। शिवांश का लहजा काफी ज्यादा गुस्से वाला था। यही सोचकर निखिल बस अपनी गर्दन नीचे कर आगे आया और कार की पिछली सीट का गेट खोल दिया। शिवांश अंदर बैठ गया, उसी के साथ रूपम भी। निखिल फिर से पलटकर लिफ्ट की तरफ देखता है जो खाली पड़ी थी। उसे फिक्र हो रही थी, लेकिन वो शिवांश के खिलाफ भी नहीं जा सकता था। निखिल कार के अंदर बैठा और फिर से एक बार गेट की तरफ देखा। इस बार थोड़ी हिम्मत कर बोला, सर क्या मैडम नहीं आ रही हैं? वो बड़ी मैडम ने आप दोनों को साथ आने के लिए कहा था। निखिल ने याद दिलाया, क्या बड़ी मैडम यहाँ है? और तुम्हें उससे क्या लेना देना है? बहन है तुम्हारी जो तुम उसकी फिक्र कर रहे हो, या फिर मेरे खिलाफ जाकर उसकी इतनी मदद कर रहे हो? तो ये तभी हो सकता है कि तुम उसे पसंद करते हो, शिवांश ने ठंडे स्वर में कहा। निखिल शिवांश के सवाल पर जोर जोर से खांसने लगा। उसको खांसते देख पीछे से रूपम तंज कसते हुए बोली, जब वो लड़की तुम्हें धोखे से फंसा सकती है तो तुम्हारे असिस्टेंट को फंसाना कौन सी बड़ी बात है उसके लिए? वो लड़की है ही ऐसी एक नंबर की गिरी हुई बदजलन बेहया। अभी रूपम कह रही थी कि शिवांश गुस्से में चिल्लाया, तुम्हें गाड़ी स्टार्ट करने के लिए अलग से कहना पड़ेगा। शिवांश की भयानक आवाज से रूपम कांप गई। उसके मुंह से अब एक शब्द नहीं निकला तो वहीं निखिल ने तुरंत कार स्टार्ट कर दी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शिवांश उससे गुस्से था या फिर रूपम के कहे शब्दों के कारण। शिवांश की कार बेसमेंट से निकल रोड पर आ गई और कुछ ही पल में हवाओं से बातें करने लगी थी। रेस्ट रूम। वहीं दूसरी तरफ वेदांगी, जिसने मॉल के ही रेस्ट रूम में अभी अभी खरीदी हुई साड़ी वह कर ली थी, वो एक बार खुद को मिरर में देखने लगती है कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं। वो लोग जब भी दादी से मिलने जाते थे वो हमेशा से ऐसे ही बनकर जाती थी। खुद को देखने के बाद उसने तुरंत अपने पहले वाले कपड़े बैग में डाले और वहां से निकल गई। वहां तक कैसे पहुंचेगी उसे नहीं पता था, लेकिन अगर टाइम से नहीं पहुंची तो क्या होगा ये उसे पता था। करीब 1.5 घंटे बाद शिवांश की कार एक बड़े से मैंशन के अंदर जाकर रुकती है। ये मैंशन वृंदा निवास से जाना जाता है। शिवांश पहले ही रूपम को उसके घर ड्रॉप कर चुका था। वो अकेले ही आया था। उसकी कार के वहां रुकते ही एक सर्वेंट आगे आया और शिवांश की कार का गेट खोल दिया। शिवांश कार से बाहर उतर गया और अपने बालों पर हाथ फेरते हुए वह सीधा अंदर चला गया। वह अंदर आया तो दरवाजे पर ही दादी जी आरती की थाली लेकर खड़ी थी, क्योंकि उन्हें अपने पोते के आने की खबर मिल चुकी थी। लेकिन जब दादी जी ने शिवांश को अकेले देखा तो उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। शिवांश दादी जी के सामने खड़ा हो गया। दादी शिवांश को घूरते हुए बोली, हमारी बहू कहाँ? शिवांश एटीट्यूड में बोला, मुझे क्या पता वो कौन सा मुझे बताकर कहीं जाती है, होगी कहीं अपने किसी। कहते हुए शिवांश रुक जाता है। दादी जी को शिवांश पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अच्छे से जानती थी कि वो क्या साबित करना चाहता था। दादी जी अपने हाथ में ली हुई आरती की थाली को सर्वेंट को देकर बोली, तो आप यहाँ क्यों आए हैं? जब तक हमारी बहू नहीं आ जाती आप भी घर के अंदर नहीं आ सकते। ये सुन शिवांश व्यंग्य से मुस्कुरा कर बोला, सोच लीजिए मिसेस राजपूत, अगर मैं यहाँ से वापस गया तो आपकी बहू तो आ जाएगी, लेकिन मैं फिर कभी नहीं आऊँगा, क्योंकि जिस दहलीज से शिवांश राजपूत का अपमान हो वो वहाँ दोबारा कदम नहीं रखता। शिवांश अपनी बात कह रहा था या धमकी दे रहा था, दादी जी नहीं समझ पा रही थी, लेकिन उसने जो कहा था वो कर सकता था। इस बात पर दादी जी को कोई शक नहीं था कि उनका पोता कितना जिद्दी था। शिवांश की बात सुन दादी जी ने वापस से आरती की थाली सर्वेंट से ली और अपने पोते का तिलक कर दिया। ये देख शिवांश के चेहरे पर डेविल मुस्कान आ गई।
वह मैंशन के अंदर आ गया और सीधा हॉल में से निकलकर वहां से चला गया, क्योंकि हॉल में जो था उससे उसे कोई मतलब नहीं था। करीब 1 घंटे बाद दादी जी अभी हॉल में बैठी हुई थी। उनकी कुछ सहेलियां जो अभी अभी वहां आई थी वो उनसे ही बात कर रही थी कि तभी वहां एक सर्वेंट आई और उसने दादी जी को कुछ इशारा किया। दादी जी पहले तो उसके इशारे को समझ नहीं पाए, लेकिन जब उसने इशारे में नाम लिया तो जल्दी समझ गई। वह जल्दी से अपनी जगह पर से खड़ी होकर बोली, तुम लोग बातें करो, मैं अभी आई। इतना कहकर दादी जी जल्दी से सर्वेंट के पास आई। मैडम बहुरानी आ गई है, लेकिन वो सर्वेंट कहते कहते रुक गई। दादी जी उसके लेकिन पर अटकने के कारण वो तुरंत बोली, लेकिन क्या वो ठीक तो है ना? मैडम आप खुद ही देख लीजिए, सर्वेंट ने कहा। दादी ने हल्की नाराजगी के साथ उसकी ओर देखा और फिर अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ा दिए। वो बाहर आई तो सर्वेंट ने उन्हें एक दिशा में इशारा किया। दादी जी उस दिशा में देखती है तो उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। सामने वेदांगी खड़ी थी। वो ऊपर से नीचे तक पूरी तरह से कीचड़ में सनी हुई थी। उसको ऐसे देख दादी जी हैरान थी। दादी जी जल्दी से उसके पास आई। वेदांगी बेटा ये सब क्या है? वेदांगी जो लेट हो गई थी वो तुरंत अपने हाथ जोड़कर बोली, दादी जी सॉरी, हमें माफ कर दीजिए, हम आगे से कभी लेट नहीं होंगी, प्लीज बस इस बार माफ कर दीजिए, कहकर वेदांगी रोने लगती है। दादी वेदांगी को ऐसे रोते हुए देख वो थोड़े गुस्से में बोली, चुप, एकदम शांत हो जाओ, अगर रोई तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, पोंछो अपने इन आंसुओं को। दादी जी की गुस्से से भरी आवाज सुन वेदांगी कांप गई। उसने सिसकते हुए तुरंत अपने आंसू पोंछ लिए। दादी जी आगे बोली, अब बताओ हमें ये सब कैसे हुआ, और तुम शिवांश के साथ क्यों नहीं आई? दादी जी के दूसरे सवाल का तो वेदांगी के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन पहले का उसने फिर से डर से सिसकते हुए कहा, वो जब हम आ रहे थे तब तेज बारिश हो गई थी तो हम एक जगह रुक गए, इसलिए हम लेट हो गए। जब बारिश बंद हुई तो हम वापस से चलने लगे तो बारिश के कारण सड़क पर कीचड़ भी था, जिसके कारण एक तेज रफ्तार कार जब हमारे बगल में से गुजरी तो हम डर गए और संभल नहीं पाए, जिस कारण हम उस कीचड़ में गिर गए। कहते हुए वेदांगी फिर से रोने लगी। वही वेदांगी की बात सुन दादी जी हैरान थी। वो बोली, तो तुम यहाँ तक कैसे पहुंची? वेदांगी सिसकते हुए आगे बोली, वो वहीं से गुजर रहे एक कबाड़ी वाले भैया ने हमारी मदद की, उन्हीं के टेम्पो में हम यहाँ तक आए। वेदांगी की बात सुन दादी जी का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था, क्योंकि वो सब कुछ अच्छे से समझ चुकी थी कि ये सब वेदांगी के साथ किसके कारण हुआ है। बस वो वेदांगी से अपना आखिरी सवाल कर बोली, तुम शिवांश के साथ क्यों नहीं आई? मैंने तुम दोनों को साथ आने के लिए कहा था, तो फिर साथ क्यों नहीं आई? दादी जी का सवाल सुन वेदांगी जो अभी भी सी सक रही थी वो बोली, वो शिवांश हमें छो। वो कह ही रही थी कि अचानक से किसी ने पीछे से कहा, बड़ी मैडम वो आपकी फ्रेंड। कहते हुए अंदर से एक सर्वेंट बाहर आई। उस सर्वेंट की आवाज़ सुन सभी पीछे देखते हैं। दादी जी उस सर्वेंट की तरफ देखकर बोली, चलो हम अभी आ रहे हैं। वो सर्वेंट वेदांगी पर एक नज़र डाल वह अंदर चली जाती है। दादी जी वापस से वेदांगी की तरफ पलटकर बोली, हाँ तो आप क्या कह रही थी बेटा, आप शिवांश के साथ क्यों नहीं आए? वेदांगी अपने आंसुओं को साफ कर बोली, वो दादी जी हम ऑफिस गए थे। वेदांगी ने झूठ कहना ज़्यादा बेहतर समझा, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि शिवांश और दादी के रिश्ते में ज़रा भी खटास आए। वह दादी जी का बहुत सम्मान करती थी, इसलिए नहीं चाहती थी उसके कारण उनके घर परिवार में और उनके पोते के बीच मनमुटाव आए। अगर ऐसा हुआ तो शिवांश उसे ही दोष देगा, एक तो पहले ही वो शिवांश की नज़रों में गिरी हुई थी। वेदांगी अपनी बात कहकर अब शांत हो चुकी थी। दादी जी वेदांगी को शांत देख सब कुछ अच्छे से समझ रही थी कि अब क्यों वह झूठ बोल रही थी। अगर वह सर्वेंट थोड़ा लेट आती तो तब तक वेदांगी ने सच बता दिया होता, पर अब कोई मतलब नहीं था सच जानने का, क्योंकि वह झूठ ही बोलती। वेदांगी की जैसी हालत थी उसे देखते हुए दादी जी फिर अपने पास में खड़ी सर्वेंट से बोली, पीछे की तरफ से घर के अंदर ले जाए बहुरानी को। दादी जी की बात पर वेदांगी दादी जी को हैरानी से देखने लगती है। दादी जी उसकी तरफ देखते हुए प्यार से बोली, जाकर अच्छे से फ्रेश हो जाए, हम अभी आपके लिए कपड़े और गहने भिजवाते हैं। हमारी कुछ सहेलियां आपसे मिलने के लिए आई है, वह आपसे नहीं बल्कि इस घर की बहू से मिलना चाहती है। तो आप समझ रही है ना वेदांगी कि आपको क्या करना है। राजपूत खानदान का नाम, उनका सम्मान सब आपसे जुड़ा है, इसलिए कोई गलती नहीं होनी चाहिए। चलिए जाए अब, और जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाए। दादी जी की बात सुन वेदांगी ने धीरे से अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। दादी जी सर्वेंट को इशारा कर वहां से चली जाती है। वही सर्वेंट वेदांगी को लेकर अंदर जाने लगी। जैसी उसकी हालत थी उससे मैंशन की खूबसूरती में दाग लग सकता था, लेकिन इसलिए तो वो खुद भी अंदर नहीं आई थी, लेकिन दादी जी ने उसे अंदर भेज दिया था। करीब 10 मिनट बाद
सर्वेंट वेदांगी को एक कमरे में ले आई। मैडम आप फ्रेश हो जाए, मैं तब तक आपके लिए कपड़े ले आती हूँ। सर्वेंट इतना कहकर वहां से चली गई। वेदांगी कमरे को बड़े ही गौर से देख रही थी क्योंकि वो कभी किसी कमरे में नहीं आई थी। अब तक यहाँ पिछले 1 साल में 3 बार आई थी, वो भी बस डिनर पर और फिर से शिवांश के उस हेल में वापस। वेदांगी की नजरें एक दरवाजे पर जाकर टिक गईं। शायद वो वॉशरूम था, ये सोचकर वह दरवाजा खोल अंदर चली गई। वॉशरूम का गेट खुलते ही वहां धुएं के गुबार के सिवा उसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। वो धुआं धीरे धीरे कर उसकी नाक में जाने लगा जिससे उसे जोर जोर से खांसी आने लगी थी। वेदांगी की आंखें एकदम लाल और हैरानी से चौड़ी हो गई क्योंकि ये सिगरेट का धुआं था जिससे उसको वॉमिटिंग सा महसूस होने लगता था। वेदांगी ने तुरंत अपने मुंह पर हाथ रखा और फिर वहां से भागना चाहा, लेकिन शायद फ्लो पर पानी था जिस कारण उसका पैर फिसल गया और वह पीछे को गिरने को हुई, लेकिन वो नीचे गिरती उससे पहले ही किसी ने उसे कमर से पकड़ लिया। उस इंसान के छूने से वेदांगी कांप गई। धुएं में उसे उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन उसका छूना उसके शरीर में कंपकंपी पैदा कर रहा था और उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो कुछ समझती उससे पहले ही उसे बाहों में उठा लिया गया और वॉशरूम से बाहर ले आया गया। जैसे ही वेदांगी की नज़र उस शख्स पर पड़ी, वह हैरानी से बोली, तुम। अभी तक वेदांगी ने इतना ही कहा था कि उसे वॉमिटिंग सी महसूस हुई। उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। ये देख सामने वाले इंसान की आंखें चौड़ी हो गई और उसने तुरंत वेदांगी को नीचे उतारा। वेदांगी फिर से एक बार वॉशरूम की तरफ भागी और सिंक पर जाकर उसने वॉमिट किया, लेकिन उसकी हालत ठीक नहीं थी, उसका जी मचल रहा था। तभी फिर से उसने किसी के हाथ को अपनी बैक पर चलते हुए महसूस किया। अरे क्या खा लिया वेदांगी तुमने, तुम बिल्कुल भी अपना ध्यान नहीं रखती हो। कहते हुए वह शख्स उसकी पीठ को रब करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ इसी कमरे से बाहर गुजर रहा शिवांश, जो कि किसी से कॉल पर बात कर रहा था, जैसे ही उसने उस आवाज़ को सुना उसके कदम ठहर से गए, क्योंकि उस आवाज़ में वेदांगी का नाम था। कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। शिवांश, जिसने आज तक इस कमरे में कदम नहीं रखा था, वह अंदर आया और नजरें वॉशरूम पर चली गईं, जहां वेदांगी सिंक पर झुकी हुई थी और उसके पीछे खड़ा शख्स उसकी बैक को सहला रहा था। शिवांश शांत था लेकिन गुस्से में। ठीक तभी वेदांगी भी अपना मुंह पोंछते हुए पलटी, लेकिन जैसे ही उसकी नजरें बाहर खड़े शिवांश पर पड़ी, वो बुरी तरह से डर गईं और फिर उसकी नजरें अपने साइड में खड़े अर्जुन पर चली गईं। वो शिवांश की तरफ बढ़ी, लेकिन शिवांश वहां से निकल गया। उसकी आंखें ही उसकी नफरत की गवाही दे रही थी। वेदांगी आगे जाने को हुई कि तभी अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ लिया। अर्जुन शिवांश से उम्र में बराबर था, लेकिन उससे 5 मिनट छोटा था। वह शिवांश सौतेला भाई था। अर्जुन वेदांगी की तरफ देख बोला, कहाँ जा रही हो वेदांगी, उसको छोड़ो और खुद पर ध्यान दो, ये क्या हालत बना रखी है तुमने। वेदांगी अर्जुन को कोई जवाब देती कि तभी कमरे में वही सर्वेंट वापस से दौड़ते हुए जो वेदांगी को यहाँ छोड़कर गई। उसको देख वेदांगी ने तुरंत अपना हाथ अर्जुन के हाथ से खींच लिया। सर्वेंट अपना सर नीचे कर बोली, सॉरी बहुरानी, गलती हो गई मुझसे, मुझे माफ कर दीजिए, ये शिवांश सर का कमरा नहीं है, ये अर्जुन सर का कमरा है। ये सुन वेदांगी के होश उड़ गए। वही अर्जुन गुस्से में उस सर्वेंट को घूर रहा था। वह गुर्रा कर बोला, अपनी तमीज भूल गई हो, पता नहीं है तुम्हें कि मालिक के कमरे में अंदर आने से पहले नॉक करना होता है। जाहिल गवार कही कि गेट आउट। अर्जुन को इस तरह से गुस्सा करते देख वेदांगी हैरान थी, क्योंकि आज से पहले उसने अर्जुन का ये बिहेवियर नहीं देखा था। सर्वेंट बुरी तरह से कांप गई। वह अपनी गर्दन नीचे कर जाने लगी कि तभी वेदांगी बोली, उनका कमरा कौन सा है? आइए मैडम, मैं आपको शिवांश सर के कमरे में ले चलती हूँ। ठीक है चलो। ये सुनकर अर्जुन कुछ कहने वाला था, उससे पहले ही वेदांगी अपने कदम कमरे के बाहर बढ़ा देती है। वहीं अर्जुन ये सब देख गुस्से में अपनी मुट्ठी कस लेता है। सर्वेंट बाहर आ चुकी थी। वह वेदांगी को शिवांश के कमरे के बाहर छोड़कर वहां से चली जाती है। वेदांगी एक गहरी सांस लेकर शिवांश का सामना करने की शक्ति मांगते हुए हल्का सा कमरे का गेट खोलकर देखती है। उसे कमरे में कोई भी नहीं दिखता है। शिवांश को कमरे में ना पाकर वेदांगी राहत की सांस लेती है और तुरंत कमरे के अंदर आ जाती है। शिवांश का कमरा काफी बड़ा था और खूबसूरत भी। सामने ही वॉल पर उसकी रौबदार तस्वीर लगी हुई थी, जिसमें वो बेहद ही कूल और हैंडसम लग रहा था, लेकिन अब उसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वेदांगी ने अपनी नजरें घुमाए और सीधा कमरे से अटैच्ड वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद शिवांश अपने कमरे के अंदर आया ही था कि तभी एक सर्वेंट डोर पर नॉक करती है। वह वहां आकर खड़ी हुई थी। शिवांश को देख वह बोली, सर वो दादी जी ने बहुरानी के लिए कपड़े भिजवाए हैं, तो क्या मैं इन्हें यहाँ रख दूँ? शिवांश घूर कर उस सर्वेंट को देखता है।
और फिर उस थाल की तरफ देखता है जहाँ एक रेड कलर की सुंदर सी साड़ी, सिंगार का सामान और कुछ ज्वेलरी बॉक्स रखे हुए थे। ये सब देख वह गुस्से में अपने लंबे कदम लेकर आगे आया और फिर अगले ही पल उस थाल पर जोर से हाथ मारा। थाल हवा में उछल गया और उस पर रखा हुआ सारा सामान भी वहीं कमरे के गेट पर बिखर गया। ठीक उसी वक्त वॉशरूम का दरवाजा खुला। शिवांश ने दरवाजे की आवाज़ सुनी तो उसने अपनी गर्दन टनकर उस तरफ देखा। वेदांगी अपने गीले बालों के साथ वॉशरूम से बाहर आ रही थी। उसको देख शिवांश की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं और चेहरा गुस्से से उबलने लगा। उसने दरवाजे पर जोर से हाथ मारा तो वह एक झटके में सर्वेंट के मुंह पर बंद हो गया। उस तेज आवाज़ को सुन वेदांगी, जो अपनी बाथरोब की रस्सी बांध रही थी, उसका ध्यान भी उस दिशा में चला गया। वहां पर शिवांश को खड़ा देख उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। शिवांश, आप! अभी वो बोलते हुए हकला ही रही थी कि शिवांश गुस्से से कांपता हुआ वेदांगी की तरफ बढ़ा और अगले ही पल उसकी गर्दन पकड़ ली। उसने उसे धक्का देकर पीछे दीवार से लगा दिया और अपनी सर्द आवाज में बोला, मैंने तुम जैसी घटिया लड़की अपनी जिंदगी में नहीं देखी। कभी कभी लगता है कि मैं तुम्हारे साथ गलत कर रहा हूँ, लेकिन अब लगता है नहीं, क्योंकि तुम सच में एक की नंबर घटिया, नीच, बदजलन और बाजारों लड़की हो जिसकी शक्ल में देखना नहीं चाहता। पहले खुद पैसों के लिए लोगों को ड्रग्स देकर फंसाती हो, फिर इल्जाम दूसरों पर डालकर भोली भाली बनकर उनके परिवार वालों को फंसाकर उनसे जबरदस्ती शादी करती हो। मेरे साथ भी तुमने यही किया था ना? लेकिन वो मैं था जो तुम्हारे इस जाल में नहीं फंसा, इसलिए तुम्हें जब मुझसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ तो तुम मुझे डिवोर्स देना चाहती हो ताकि मेरी प्रॉपर्टी हासिल कर सको और फिर अपने आशिक के साथ गुलछर्रे उड़ा सको। तो फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो मेरे कमरे में? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में मेरी इजाज़त के बगैर आने की? हाँ बोलो, मन नहीं भरा उससे, या फिर मैंने तुम्हारी इस घटिया हरकत को देख लिया इसलिए सती सावित्री बनकर यहाँ चली आई ताकि फिर से वही नाटक शुरू कर सको? कहते हुए वह बुरी तरह से वेदांगी का गला दबा रहा था। वेदांगी से कुछ भी बोला नहीं जा रहा था। वह अपने हाथ चला रही थी ताकि खुद को शिवांश की पकड़ से आज़ाद कर सके, जो कि उसके लिए काफ़ी मुश्किल था। शिवांश की पकड़ हर बीतते वक्त के साथ उसकी गर्दन पर कसती जा रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे पुरानी बातें याद आने लगी थी। जब वेदांगी की आंखें ऊपर चढ़ने लगी तो कुछ सेकंड बाद शिवांश ने उसे धक्का देते हुए छोड़ा। वेदांगी सीधा मुंह के बल जमीन पर जाकर गिरी। उसके हाथ में टूटी हुई चूड़ियों के कांच घुस गए जिससे वह दर्द से कराह उठी। लेकिन शिवांश को उसके इस दर्द से जरा भी फर्क नहीं पड़ा। उल्टा वह उसके करीब आकर गुस्से में उसके बालों को अपनी मुट्ठी में भरकर उसके चेहरे को ऊपर कर बोला, बंद करो अपनी ये नौटंकी। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी इस नौटंकी पर मैं कभी विश्वास करूंगा? वेदांगी का पूरा चेहरा दर्द से भर चुका था। उसकी आंखों में आंसू छलकने लगे थे। वह अपनी लबालब भरी आंखों से उसे देखते हुए धीमे से दर्द भरी आवाज में बोली, आप गलत समझ रहे हैं। चुप एकदम, अब अगर एक लफ्ज़ और नहीं, वरना यही तुम्हारी जान ले लूंगा और उसके बाद अगर मिसेस राजपूत मुझे फांसी की सजा भी दे देंगी ना तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। शिवांश गुस्से से कांपता हुआ बोला और फिर गुस्से में उसके सर को झटकते हुए उसके बालों को छोड़ते हुए बोला, ब्लडी गोल्ड डिगर, कहकर नफरत भरी निगाह से उसको घूरकर कमरे से बाहर चला गया। वहीं उसके जाते ही वेदांगी फूट फूट कर रोने लगी। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वहीं दूसरी तरफ शिवांश कमरे से बाहर निकलकर सीधा टेरेस पर चला गया, क्योंकि यही जगह थी जहां उसे शांति मिल सकती थी। थोड़ी देर बाद दादी जी अपनी सहेलियों के साथ बैठी हुई थी। तभी उनमें से एक सहेली बोली, वृंदा, कहाँ है तेरी बहू? तू कहीं भूल तो नहीं गई कि हम तेरे से नहीं बल्कि तेरी बहू से मिलने आए हैं? कहते हुए वह मुस्कुराने लगती है। दादी जी अपनी सहेली की बात सुन वह बोली, तारा हंसलो, जितना हंसना है, जब मेरी बहू से मिलोगी ना तो यही कहोगी कि वृंदा कहाँ से लाई है ऐसी लड़की, कुछ ऐसी है मेरी शिवांश की पत्नी। शिवांश का जिक्र सुन तारा जी बोली, अरे शिवांश, याद आया, वो भी कहाँ है? अभी तक आया नहीं? तुम्हारा पोता तो हीरा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। जरा बुला दो अपने हीरे को, हमें भी उन्हें देख लेंगे। अरे सब्र करो, दोनों आ जाएंगे, सब्र का फल मीठा होता है। कहते हुए दादी जी मुस्कुराए और फिर सर्वेंट की तरफ देख उससे इशारे में वेदांगी के बारे में पूछती है। सर्वेंट कुछ कहने वाली होती है कि तभी उसकी नज़र स्टेयर्स के पास खड़ी वेदांगी की तरफ चली जाती है, जो अभी अभी वहां आई थी, जिसे देख वह दादी जी को इशारा कर देती है। दादी जी अपनी गर्दन टन कर ऊपर की तरफ देखती है, जिसके बाद फिर उनके चेहरे पर भी मुस्कान खिल जाती है। वह अपनी जगह पर से खड़ी होकर वेदांगी के पास चली जाती है। दादी जी वेदांगी के पास आई तो उसका खूबसूरत सा चेहरा देख वह उसके माथे पर चूम लेती है। वेदांगी ने लाल साड़ी ही वेयर की हुई थी जो दादी ने उसके लिए भिजवाई थी। उसके अलावा उसने फेस पर हल्का सा टचअप किया हुआ था और सबसे हल्की ज्वेलरी वेयर की हुई थी।
वो सब कुछ करना नहीं चाहती थी, लेकिन बात यहाँ दादी के मान सम्मान की थी और दादी का दिल दुखाना उसके बस की बात नहीं थी। दादी जी वेदांगी के सर पर हल्का सा पल्ला कर अपनी आंख में से काजल लेकर उसके कान के पीछे लगाकर बोली, आओ मैं तुम्हें अपनी सहेलियों से मिलवाती हूँ, ये भी तुम्हारी दादी सास की तरह ही है बेटा। कहते हुए दादी जी वेदांगी का हाथ पकड़ लेती है, जिससे अगले ही पल वेदांगी की दर्द से भरी टीस निकल जाती है। दादी उसकी आवाज़ सुन अपनी नजरें टन कर तुरंत उसके हाथ को देखती है जहां लाल निशान के घाव थे छोटे छोटे। ये सब देख वह हैरानी से उसके चेहरे की तरफ देखती है। वही वेदांगी दादी जी के हाथों से अपना हाथ छुड़ाते हुए हल्की सिसकी के साथ बोली, वो मैं चुंडियां पहन रही थी तो गलती से वो टूट गई और हाथ पर चुभ गई। कहते हुए वेदांगी अपना सर नीचे कर लेती है तो वहीं दादी जी उसकी बात सुन फिर उसकी कलाई पकड़कर बोली, बेटा तुम्हें पहले इस पर दवा लगानी चाहिए थी और अपना ध्यान रखा करो, क्योंकि अब तुम वेदांगी नहीं हो बल्कि मेरे शिवांश की बीवी हो और इस घर की बहू हो। तुम्हें दूसरों से पहले अपने बारे में सोचना चाहिए। अगर तुम्हें तकलीफ होगी तो मुझे भी तकलीफ होगी बेटा, क्योंकि तुम मेरे लिए शिवांश की बीवी नहीं बल्कि मेरी बेटी हो, और एक माँ अपनी बेटी को दर्द में कैसे देख सकती है। चलो अब नीचे, मैं तुम्हारे हाथों पर दवा लगा दूंगी, आओ। कहकर दादी जी वेदांगी को नीचे ले आती है। वेदांगी को कंधे से पकड़ दादी जी उसको अपनी सहेलियों के पास ली जाती है और फिर उन सभी की तरफ देखते हुए बोली, तुम सबको जिसका इंतजार था वो आ गई। ये है मेरी शिवांश की पत्नी वेदांगी, शिवांश राजपूत। वेदांगी को देख सभी औरतों की नजरें एक पल के लिए उस पर ठहर सी जाती है। वही वेदांगी आगे बढ़कर जैसे ही तारा जी के पैर छूने को हुई, उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रख उसे रोक लिया और फिर उसके चेहरे की तरफ देखते हुए दोनों हाथों से बुलाया लेते हुए बोली, सच में हीरा हो तुम। सही कहती हो वृंदा, तुम सच में हीरा ही है। तुम्हारी बहू जैसा बेटा है वैसी ही बीवी है। कहते हुए फिर उसको कंधे से पकड़कर अपने पास सरका कर बिठाते हुए बोली, तुम्हारी जगह हमारे कदमों में नहीं हमारे बगल में है। वो पुराना जमाना था जब बहुएं हर किसी के पैर छूती रहती थी। हम तो नए जमाने की दादी सास है और तुम नए जमाने की बहू, तो हम तो आशीर्वाद भी गले लगाकर देते हैं। कहते हुए तारा जी मुस्कुराई तो वही वेदांगी ने अपनी नजरें नीचे कर ली। वही दादी जी सर्वेंट की तरफ देख बोली, शांता मेडिकल बॉक्स ले आओ। जी मैडम। शांता वहां से चली जाती है तो वहीं दादी जी की सहेलियां वेदांगी से बातें करने लगती है और वेदांगी बड़े ही शांत लहजे में उनके सवालों के जवाब दे रही थी। थोड़ी देर बाद शांता मेडिकल बॉक्स लेकर आई और दादी जी को दे दिया। दादी जी तारा जी की तरफ देखते हुए बोली, अरे तारा, अब थोड़ी देर मेरी वेदांगी को छोड़ दो, मुझे उसके हाथों में दवा लगानी है। तारा जी दादी जी की बात सुन बोली, दवा क्यों, क्या हुआ वेदांगी के हाथों को? कहते हुए तारा जी उसके हाथों को देखती है। उसके हाथों पर घाव देख वो भी हैरान थी, जिस पर तारा जी दादी जी को सुनाते हुए बोली, क्या वृंदा चांद जैसी बहू है तेरी और उसके हाथों में ऐसे घाव अच्छे नहीं लगते। अगर तुझसे वेदांगी का ध्यान नहीं रखा जाता तो इसे मुझे दे दे, मुझे तो ये सच में बड़ी पसंद आ गई है। मेरा एक पोता अभी भी कुंवारा है, मैं तो इसे अपने घर की बहू बना लूंगी। कहते हुए तारा जी मुस्कुराने लगती है तो इस पर दादी जी भी अकड़ते हुए बोली, अरे ऐसे कैसे दे दूं, वो मेरी बहू नहीं मेरी बेटी है और बेटी को भी भला कोई देता है क्या? तूने खुद कहा था हीरा है तो हीरा हीरे के पास ही रहता है। कहते हुए दादी जी ने मुंह बनाया तो वही तारा जी दादी जी के हाथ में से मेडिकल बॉक्स लेते हुए बोली, चल चल ज्यादा इतरा मत, अगर मुझे खबर लगी ना कि तेरा पोता वेदांगी को तलाक दे रहा है उसी दिन मैं इसे ले जाऊंगी, फिर मत कहना कि अब ये तेरी है, क्योंकि उस दिन से मेरी हो जाएगी। याद तो होगा ही ना तुझे हम कैसे अपनी चीजें एक्सचेंज कर लेते थे। कहते हुए तारा जी मुस्कुराते हुए वेदांगी के हाथ में ऑइंटमेंट लगाने लगती है। वही दादी जी फुल एटीट्यूड दिखाकर बोली, वो दिन कभी नहीं आएगा, तू कितनी भी कोशिश कर ले। दादी जी की बात सुन बाकी की सहेलियां हंसने लगती है। तारा जी और दादी जी ऐसे ही एक दूसरे की खिंचाई करती थी। वही दूसरी तरफ फर्स्ट फ्लोर पर एक पिलर के पास खड़े होकर अर्जुन सबकी बातें सुनने के बाद बोला, सॉरी दादी, बट वो दिन जल्दी आएगा, क्योंकि वेदांगी मेरी जिद नहीं जुनून बन गई है, जिसे मैं किसी भी कीमत पर हासिल करके रहूंगा। कहते हुए अर्जुन के चेहरे पर इविल एक्सप्रेशन आ जाते हैं।